नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 22 जनवरी को सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग, झारखंड सरकार को भेजा गया पत्र। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष संत कुमार घोष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा है, जिसमें 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग की गई है। पत्र में लिखा गया कि आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने का कार्यक्रम निर्धारित है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। झारखंड में भी इसे लेकर लोग काफी उत्साहित है। क्षेत्र के अधिकांश लोगों के लिए अयोध्या जाकर प्राण प्रतिष्ठा देख पाना संभव नहीं है। सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी भी टेलीविजन के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख सके, इसलिए सरकार 22 जनवरी को सरकारी अवकाश घोषित करे। उन्होंने इस मांग पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को भी भेजा है। हिंदू धर्म रक्षा मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे झारखंड में भी दीप उत्सव मनाया जाएगा। हिंदू धर्म रक्षा मंच के सभी जिला स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों को इसे लेकर निर्देश भी दिया गया है। विभिन्न संगठन के अलावा हिंदू धर्म रक्षा मंच भी उस दिन को विशेष उत्सव के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का राम मंदिर पूरे विश्व में भारत का एक अलग पहचान दिलाएगी। रांची के टुपुदाना में जमीन विवाद में फायरिंग, 5 लोग दबोचे गए। टुपुदाना इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर फायरिंग हुई है। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कालू नामक एक व्यक्ति का कुछ लोगों से जमीन विवाद है। मामले को लेकर कई दिनों से तानातनी चल रही थी। इसी बीच दूसरे पक्ष के द्वारा अचानक कालू के घर पर पहुंचकर फायरिंग की गई। पुलिस को पता चला कि कालू और सनी सिंह नाम के एक व्यक्ति के बीच टुपुदाना स्थित एक बड़े जमीन को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। सनी सिंह ने कालू को धमकी दी थी कि वह विवादित जमीन से हट जाए, लेकिन कालू ने जमीन को अपना बताते हुए सनी को ही जमीन से बाहर रहने की हिदायत दी थी। इसी बात को लेकर सनी सिंह के द्वारा कालू के घर पर फायरिंग की गई। गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद टुपुदाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस जिस वक्त पहुंची उस समय हमलावर वहीं थे। पुलिस को देखकर सभी भागने लगे, लेकिन पुलिस की टीम ने गोलीबारी करने वाले 5 लोगों को खदेड़ कर दबोच लिया। पुलिस ने मौके से खोखे भी बरामद किए हैं। नहीं हो सकता गांडे विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव, राज्यपाल के सामने भाजपा ने रखा पक्ष। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। साथ ही पिछले दिनों गांडे विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक संकट से संबंधित भेजे गए पत्र की चर्चा की गई। नेताओं ने कहा कि गांडे विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव नहीं हो सकता। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सत्ता पक्ष के एक विधायक जो गांडे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दबाव देकर सीट इस्तीफा कराया है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद पूरी तरह स्वस्थ है, वे देश से बाहर भी नहीं जा रहे हैं। ऐसे में उनका इस्तीफा अकारण नहीं हुआ है, बल्कि मुख्यमंत्री अपनी जेल यात्रा के पूर्व लालू प्रसाद की तर्ज पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में गांडे के विधायक द्वारा दिए गए इस्तीफे के तहत उपचुनाव नहीं कराया जा सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत अगर सामान्य चुनाव में 1 साल से कम का समय शेष हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया था कि अगर सामान्य चुनाव 1 साल के अंदर होना हो तो उपचुनाव नहीं कराए जा सकते हैं। 8 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें 1 साल की अवधि से कम समय रहने पर भी उपचुनाव कराने का आदेश दिया गया था, उस पर रोक लगा दी गई है। बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, 3 की मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के NH 23 पर चितरपुर के सोंड गांव के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि अगले सुबह 4 बजे सोंड के निकट
तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में एक महिला समेत एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इलाज के लिए रिम्स रांची भेजी गई एक महिला की मौत हो गई, जबकि बोलेरो पर सवार कुल 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को रजरप्पा पुलिस ने तत्काल सदर अस्पताल रामगढ़ भेजा, जहां से 4 गंभीर घायलों को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बोलेरो पर सवार सभी लोग रामगढ़ के चेटर से गिरिडीह के पारसनाथ जा रहे थे। सुबह कोहरा छाया हुआ था, इस कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से टक्कर हुई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और इसमें सवार सभी लोग बोलेरो में ही फंस गए। आसपास के लोगों ने पुलिस की मदद से बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल भिजवाया। घटना स्थल पर टेकलाल महतो की बहू और 2 वर्ष के पोते की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल धर्मेंद्र महतो की पत्नी की रिम्स में मौत हो गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अच्छे इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। धनबाद जिले में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई। झोला छाप डॉक्टर और बिना लाइसेंसी क्लिनिक की करतूत सामने आने के बाद जिला प्रशासन रेस हुआ है। एडीएम ने सीएम को जांच का आदेश दिया है। घटना मंगलवार की अहले सुबह की है। मामला निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेतुलिया मोड़ समीप का है। बता दें कि सेवक क्लिनिक एंड नर्सिंग होम नामक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद निजी क्लिनिक के समीप आसपास के सैकड़ों ग्रामीण तथा परिजन इकट्ठा हो गए। मामले को लेकर बताया जा रहा कि निरसा प्रखंड के बड़गई गड़ा की महिला लुगुमनी मरांडी को प्रसव पीड़ा हुई तो उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जिसका बीती देर रात लगभग 2 बजे ऑपरेशन के द्वारा बच्चे का जन्म कराया गया। इसके ठीक 1 घंटे के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते महिला की मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण तथा परिजन को सूचना मिलने के बाद लोग वहां पहुंचे और झोला छाप डॉक्टर द्वारा इलाज में लापरवाही के कारण बताते हुए हंगामा किया, साथ ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामला बढ़ने के बाद रफा दफा करने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिजन को मोटी रकम निजी क्लिनिक के द्वारा देने का प्रस्ताव भी दिया गया। निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी संजय कुमार पासवान ने कहा कि घटना की जानकारी मिली है, टीम गठित कर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामले में विधि व्यवस्था एडीएम कमलकांत गुप्ता ने कहा कि मामला गंभीर है। जिले में झोला छाप डॉक्टर और बिना लाइसेंसी क्लिनिक अस्पताल को चिन्हित किया जाएगा। महिला की मौत मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश सिविल सर्जन को दे दिया है। हाजत में नितेश लोहरा की मौत का मामला, समाज के लोगों ने फिर जाम किया लालपुर चौक। उत्पाद विभाग के हाजत में नितेश लोहरा की मौत का मामला अब भी शांत नहीं हुआ है। 10 जनवरी की सुबह लोहरा समाज के लोगों ने एक बार फिर लालपुर चौक को जाम कर दिया। चौक की घेराबंदी कर लोगों ने आक्रोश प्रदर्शन किया। आक्रोश प्रदर्शन के कारण लंबे समय तक ट्रैफिक भी बाधित रही। भारी संख्या में लोहरा समाज के लोग लालपुर चौक पहुंचे और उत्पाद विभाग पर नितेश कुमार की हत्या का आरोप लगाए। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि नितेश की हत्या की गई है और उनके हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नितेश कुमार घर के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे, जिसके बाद अब कोई कमाने वाला नहीं है। लालपुर चौक में प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रही। प्रदर्शनकारियों से वार्ता करके उन्हें आश्वासन देने का प्रयास किया। वहीं प्रदर्शन करने आए लोगों ने प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उसके बाद उन्होंने जाम हटा लिया। पीडीएस डीलरों की हड़ताल समाप्त। आज से 65 लाख लाभुक के बीच बंटेगा अनाज। झारखंड में पिछले 9 दिनों से चल रहे 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों की हड़ताल मंगलवार को समाप्त हो गई। बुधवार से राज्य के 65 लाख लाभुक के बीच अनाज का वितरण शुरू होगा। प्रोजेक्ट भवन में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव, विभागीय सचिव अमिताभ कौशल व फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों की वार्ता के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। राज्य के पीडीएस डीलर 13 महीनों के लगभग 200 करोड़ रुपए बकाया कमीशन राशि के भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर 1 जनवरी से हड़ताल पर थे। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने बताया कि सरकार की ओर से कमीशन की बकाया राशि का भुगतान फरवरी महीने से देने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही वर्ष 2021 से समाप्त किए गए राज्य के
पीडीएस दुकानदारों का अनुकंपा लाभ को फिर से लागू करने व कमीशन की राशि की वृद्धि के संबंध में बजट सत्र की घोषणा करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के आश्वासन के बाद बुधवार से झारखंड की सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानें बुधवार को पूर्व की भांति खुलेगी और लाभुक के बीच अनाज का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला कमेटियों की बैठक बुलाकर सरकार के साथ हुए वार्ता के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वार्ता के दौरान एसोसिएशन के महासचिव संजय कुडू, सुरेश प्रसाद, सरदार अशोक सिंह, ज्ञानोदय झा समेत कई प्रतिनिधि मौजूद थे। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर पलामू में प्रशासन की अहम बैठक। कल के फैसले पर टिकी लोगों की निगाहें। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चैनपुर के ओरनार में प्रस्तावित हनुमंत कथा कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त शशि रंजन ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत की है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, सदर एसडीओ सहित अन्य के वरीय अधिकारियों वांछित प्रतिवेदन के साथ उपलब्ध रहेंगे। मालूम हो कि कार्यक्रम की अनुमति को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। प्रस्तावित बैठक को लेकर आयोजन समिति के संयोजक सह निवर्तमान महापौर अरुणा शंकर ने खुशी जाहिर की है। साथ ही जिला प्रशासन पर समीक्षा के बाद बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री सरकार को पलामू में कथा कराने की अनुमति देने की उम्मीद प्रकट की है। कहा कि इस कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन व कथा सुनने के लिए पूरे राज्य के लोगों में उत्सुकता है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में नगर निकायों का चुनाव मुश्किल। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 3 सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के निर्देश का पालन करना राज्य सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से किया जाना है। ट्रिपल टेस्ट नहीं कराने की स्थिति में राज्य सरकार को ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराना होगा। उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश के 4 दिन बाद भी राज्य में नगर निकाय चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव से संबंधित कोई संदेश अब तक नहीं दिया गया है। नगर विकास विभाग में भी चुनाव को लेकर कोई हलचल नहीं दिख रही है। राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से ट्रिपल टेस्ट कराने का फैसला पहले ही ले चुकी है। हालांकि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है, जिसकी वजह से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। राज्य सरकार के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की तत्काल नियुक्ति करने के बावजूद 3 सप्ताह में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देकर भी राज्य सरकार के पास नगर निकाय चुनाव कराने का विकल्प है, परंतु ऐसा करके राज्य सरकार ओबीसी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव की पूर्व तैयारी पूरी कर ली है। बूथों का गठन, सुरक्षा बलों की आवश्यकता, ईवीएम मशीन और स्याही का इंतजाम जैसी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ न्यायालय में अपील की तैयारी चल रही है। सूचना है कि ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने के बाद ही राज्य में नगर निकाय का चुनाव कराने की मांग को लेकर कई संगठन न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। राज्य के एक सांसद भी न्यायालय के संबंध आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। आगामी 1-2 दिनों में वह न्यायालय में अपील दाखिल करेंगे। पटना दुमका एक्सप्रेस का परिचालन जल्द नौनीहाट में भी होगा ठहराव। बिहार की राजधानी पटना को झारखंड की उपराजधानी दुमका तक सीधी ट्रेन की अंतिम मंजूरी रेल मंत्रालय को मिल गई है। जनवरी में ही इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने 13,334 पटना दुमका व 13,333 दुमका पटना एक्सप्रेस का समय सारणी जारी कर दी है। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक कोचिंग राजेश कुमार ने इस आशय पर पत्र जारी कर दिया है। पत्र के मुताबिक इस ट्रेन का कॉमर्शियल स्टॉपेज राजेंद्र नगर टर्मिनल, बख्तियारपुर, बाढ़, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बाराहाट, हंसडीहा, नौनीहाट, भतुड़िया व बारापलासी में होगा। इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस धनबाद में होगा। ट्रेन रोजाना चलेगी। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने दुमका से रांची व हावड़ा के बाद पटना के लिए रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दिया था। रेल मंत्री डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए दुमका से पटना ट्रेन की मंजूरी दी है। यह ट्रेन चालू होने से दुमका से भागलपुर की दूरी 2.5 घंटे में तय की जा सकेगी।
बीजेपी में जाने की बात कोरी अफवाह, कांग्रेस में हूं और सब ऑल इज वेल है, कयासों पर गीता कोड़ा का जवाब। झारखंड में कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया है। महीनों से जारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की खबरों पर विराम लगाते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही हूं, यह खबरें कहां से फैली मेरी समझ से परे है। गीता कोड़ा ने कहा कि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया। हालिया कांग्रेस विधायक दल की बैठक और नए प्रभारी अहमद मीर के स्वागत में नहीं पहुंचने की वजह उन्होंने पारिवारिक समस्याओं को बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रभारी को नहीं आने की वजह स्पष्ट कर दी थी। गीता कोड़ा ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रही हूं, कांग्रेस पार्टी में हूं। बता दें कि झारखंड में गीता कोड़ा कांग्रेस की एकमात्र सांसद है। गौरतलब है कि 2 जनवरी को झारखंड कांग्रेस के नए प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने अपने पहले रांची दौरे पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ अहम मीटिंग की थी। विधायकों के साथ 3 जनवरी को बैठक हुई, जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। पार्टी के पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कई जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। हालांकि गीता कोड़ा इन बैठकों में नदारद रही, इससे उन कयासों को बल मिला जिसमें उनकी बीजेपी में जाने के अटकलों को बल दिया था। हालांकि अब गीता कोड़ा ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। 68,000 मानदेय पर झारखंड के 4 कृषि कॉलेजों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति। 4 एग्रीकल्चर कॉलेज में 78 असिस्टेंट प्रोफेसर सा जूनियर साइंटिस्ट की कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होनी है। यह नियुक्ति बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होगी। इन 4 कॉलेज में रांची एग्रीकल्चर कॉलेज गढ़वा, तिलका मांझी एग्रीकल्चर कॉलेज गोड्डा तथा रविंद्रनाथ टैगोर एग्रीकल्चर कॉलेज देवघर शामिल है। 6 महीने की नियुक्ति के तहत हर महीने 68,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। 25 जनवरी से इंटरव्यू किया जाएगा। इंटरव्यू मुख्यालय स्थित डीन पीजी मीटिंग हॉल में दिन के 11 बजे से लिया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को यूजीसी CSIR नेट स्लेट सेट पास करना अनिवार्य है। यूजीसी रेगुलेशन 2009 के तहत PhD डिग्री धारी को नेट स्लेट सेट से छूट रहेगी। अभ्यर्थी की अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2024 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ST SC अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तथा OBC अभ्यर्थी के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के समय 100 रुपये का बॉन्ड पेपर भरना होगा। रिम्स में MBBS के 8 विद्यार्थियों पर 10,000 का जुर्माना 3 हॉस्टल से निकाले गए। रिम्स के हॉस्टल नंबर 1 में हुई मारपीट के 8 आरोपियों पर 10,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। 3 विद्यार्थी आशीष कुमार दुबे, आयुष केडिया और आशीष नचिकेता को अस्थायी रूप से हॉस्टल से बाहर कर दिया गया है। यह कार्रवाई सोमवार को रिम्स अनुशासनात्मक और डीन स्टूडेंट एंड वेलफेयर कमेटी ने की है। चिन्हित 10 आरोपियों में से 9 अपने माता पिता के साथ सोमवार को दिन के 10 बजे जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित हुए। एक आरोपी आयुष केडिया बिना परिजनों के जांच कमेटी के समक्ष उपस्थित हुआ। कमेटी के सदस्यों ने कहा कि माता पिता के साथ आए तभी आपकी बातें सुनी जाएगी। इन विद्यार्थियों पर आर्थिक दंड की कार्रवाई सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने और रजिस्टर जलाने के कारण की गई है। विद्यार्थियों और अभिभावकों को जांच कमेटी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि दोबारा मारपीट या अनुशासनहीनता में नाम आने पर शैक्षणिक कार्य से विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। कमेटी ने पूछताछ के बाद अमन राज और सौरभ गोरई को निर्दोष करार दिया। इन्हीं दोनों ने मारपीट की लिखित शिकायत प्रबंधन से की थी। जांच कमेटी में डॉक्टर लखन मांझी, डॉक्टर उमाशंकर केसरी, वार्डन डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर सुनंदा झा, डॉक्टर सोनल, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर रोज बेला एक्का और डॉक्टर लालचंद टुड्डू आदि उपस्थित थे। रांची में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया जटिल, जूते घिस रहे परिजन। राजधानी रांची में वर्ष 2023 में 23,012 बच्चों ने जन्म लिया है। वहीं 1 साल की अवधि में 6,300 लोगों की मौत भी हुई है। यह आंकड़ा नगर निगम के जन्म मृत्यु शाखा से एकत्र किया गया है। जिन बच्चों के जन्म व जिनके परिजन की मृत्यु होने के 21 दिन के अंदर लोगों ने प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, उन्हें आसानी से प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन जिनके परिजन ने 21 दिनों बाद प्रमाण पत्र के लिए आवेदन दिया, उन्हें प्रमाण पत्र बनाने के लिए जूते घिसने पड़ रहे हैं। नगर निगम व SDO के यहाँ अब भी जन्म प्रमाण पत्र के 700 से अधिक आवेदन
तो मृत्यु प्रमाण पत्र के 220 से अधिक आवेदन पेंडिंग है। महीनों से इन आवेदनों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ये आवेदन क्यों पेंडिंग है, इसकी जानकारी भी आवेदक को नहीं दी गई है। नतीजा यह है कि आवेदकों को यह लग रहा कि उनके प्रमाण पत्र बन रहे हैं। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 1 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन नगर निगम में इस एक्ट की धज्जियां उड़ रही है। विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र को गवाही के लिए एसडीओ व डीएसओ के यहाँ भेजा जाता है। वहां पर जाकर यह आवेदन ही डंप हो जाता है। मशीनों तक यहाँ इन आवेदनों की गवाही नहीं होती है। परिजन बेहाल होकर हर दिन कभी नगर निगम तो कभी डीएसओ व कभी एसडीओ कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं। सीएम हेमंत बोले 2024-25 के बजट में इंफ्रा, कृषि, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य पर होगा फोकस। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले वित्तीय वर्ष में पेश किए जाने वाले बजट की तैयारियों को लेकर सचिवालय का जायजा लिया। सोरेन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट की तैयारियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम सोरेन ने कहा, आगामी बजट में राज्य के गांव, कृषि, किसान और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, खेल, उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, जल आपूर्ति, सड़क, आवास और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए जा रहे बजट की तैयारियों संबंधी बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि सभी लोगों की प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक बेहतर बजट तैयार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गरीबों का कल्याण हमारी सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। जेएससीए स्टेडियम में 3 दिवसीय कोच अवेयरनेस प्रोग्राम का आगाज। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 3 दिवसीय कोच अवेयरनेस प्रोग्राम जेएससीए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रांची में रखा गया है, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के क्लब और जिलों के कोच को नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचिंग पैटर्न के अनुसार बैटिंग, बॉलिंग और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के द्वारा क्रिकेट कोचिंग के तरीकों से अवगत कराया जा रहा है। इस कोचिंग अवेयरनेस कैंप में 3 ग्रुपों में 40-40 की संख्या में जिला के कोच उपस्थित हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का संचालन करने का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के अंदर क्रिकेट कोचिंग मेथाडोलॉजी में एक समानता लाने की दिशा में एक पहल है। इन सभी कोचों को शिक्षित करने के लिए जेएससीए के कोच और स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कोच को बीसीसीआई के केवल 2 कोच हैं, राहुल मिश्रा, चंद्रमोहन झा, मनीष वर्धन, राजकुमार यादव, महादेव सिंह, राजेश कुमार अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। यह सारा प्रोग्राम अंचल गुप्ता की निगरानी में संचालित किया जा रहा है। एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप, मिहिर पर तमिलनाडु में केस दर्ज। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथी क्रिकेटर और बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर पर तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिला के हुडको पुलिस स्टेशन हुसूर में भी धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। यह मामला एमएस धोनी ग्लोबल स्कूल से जुड़ा है। यह केस श्री शारदा एजुकेशन ट्रस्ट होसूर के सचिव चंद्रशेखर ने 30 दिसंबर 2022 को दर्ज कराया है। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के डायरेक्टर मिहिर दिवाकर ने उनसे संपर्क कर बताया कि धोनी ने स्कूल खोलने के लिए उन्हें मिहिर को अधिकृत किया है। इसके बाद चंद्रशेखर ने मिहिर को 35 लाख रुपए का भुगतान किया। इस समझौते के कुछ दिन बाद चंद्रशेखर को पता चला कि आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को धोनी ने किसी तरह से अधिकृत नहीं किया है। यह पता चलने के बाद चंद्रशेखर ने हुडको पुलिस स्टेशन में मिहिर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में हुडको इंस्पेक्टर ने मिहिर दिवाकर को 7 अप्रैल को समन जारी कर थाने में सभी डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होने को कहा था, जिसका मिहिर ने थाने आकर जवाब दे दिया था। इसके बाद जांच के क्रम में मिहिर को दोबारा 29 अप्रैल 2023 को समन जारी हुआ और 5 मई 2023 को थाने में सभी डॉक्यूमेंट के साथ उपस्थित होने को कहा गया, लेकिन मिहिर ने इस समन का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद 13 दिसंबर 2023 को तीसरा समन जारी कर 26 दिसंबर 2023 को मिहिर को थाने बुलाया गया था। रांची में आवारा कुत्तों का आतंक, ठंड में बन रहे खूंखार, 1 महीने में 118% बढ़े डॉग बाइट केस। रांची में बड़ी संख्या में लोग हर दिन कुत्ता काटने के शिकार हो रहे हैं।
अस्पतालों में एंटी रेबीज लगाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ महीनों तक हर महीने रांची में औसतन 1650 लोग एंटी रेबीज का डोज लेने पहुंच रहे थे। एक महीने से सदर अस्पताल में हर दिन औसतन 120 लोग एंटी रेबीज का इंजेक्शन लेने पहुंच रहे हैं। इस हिसाब से देखें तो 118 तक बढ़ोतरी हुई है। एक महीने में आंकड़ा करीब 3000 को पार कर गया है। बता दें, एक मरीज को एंटी रेबीज के 3 डोज दिए जाते हैं। सदर अस्पताल के आंकड़े के अनुसार हर महीने औसतन 4910 डोज दिया जा रहा है। एनिमल एंड होप संस्था के विशेषज्ञ ने बताया कि सर्दियों में स्किन इन्फेक्शन कुत्तों को खतरनाक बनाता है। यही कारण है कि कुत्ते के काटने के केस सर्दियों में अधिक होते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।